कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वस्थता के साथ-साथ आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ कि आपका ये पूरा हिस्ट्री का बुक ख़त्म होने वाला है। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। किस प्रकार से आधुनिकीकरण को एक मोटिव मिला या उसको एक राह मिला जहाँ से लोगों ने अपना-अपना विकास करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ-साथ ये 11th चैप्टर जो कि जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो भी टॉपिक्स बताऊँगी वो सब के सब इम्पोर्टेंट हैं फॉर यू। ओके, इसका जो पहला ही टॉपिक दिया गया है आपको आपके सामने है, चीन और जापान के भौतिक भूगोल का वर्णन करें। हम मेनली इसमें सबसे पहले चीन और जापान के भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे फिर किस प्रकार से आधुनिकीकरण के रास्ते खुले या आधुनिकीकरण की शुरुआत की, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में बहुत अंतर है, ये तो देखना पड़ेगा किस प्रकार से अंतर दिखाया जा रहा है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। चीन का भौतिक भूगोल। चीन विश्व का विशालकाय महाद्वीप क्षेत्र है जिसमें विभिन्न तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियाँ, पीली नदी, यांगत्से नदी और पर्ल नदी, ये 3 प्रकार की वहाँ की नदियाँ पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा ही बड़ा क्षेत्रफल में बसा हुआ चीन है। देश का अधिकांश भाग पहाड़ी है। वहाँ का क्योंकि पहाड़ों के पीछे ही चीन बसा हुआ है, भारत के पहाड़ों के पीछे ही। देश का अधिकांश भाग पहाड़ी है। यहाँ कई जातीय समूह हैं। हान सबसे प्रमुख यहाँ पे खाने नहीं लिखा है, सॉरी, यहाँ पे लिखा है हान। यहाँ पर हान सबसे प्रमुख जाति समूह है। ज्ञान की जगह हान कर लेना। इसकी प्रमुख भाषा चीनी है, लेकिन यहाँ कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे हर एक कंट्री में बोली जाती है। चीनी भोजन में विविधताएं पाई जाती है। अब भोजन में तो पाई जाती है क्योंकि चीनी लोगों का भोजन या फास्ट फूड यहाँ अपने भारत में भी काफ़ी ज़्यादा चलन में है। 4 तरह के प्रमुख खाने देखे जा सकते हैं। उत्तर में गेहूँ और मिर्च वाला तीखा खाना खाया जाता है, जबकि पूर्वी चीन में चावल और गेहूँ प्रमुख भोजन है। जाना माना खाना डिमसम, जिन्हें हम मोमोज कहते हैं, दिल को छूना यही का है, जो गूथे हुए आटे में सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाया जाता है और काफ़ी लोग इसको तल के भी खाते हैं। जापान की भौगोलिक अवस्था। जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है जो कि 4 बड़े महाद्वीप हैं, महाद्वीपों से घिरा हुआ है। एक है होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइदो। इतना नाम भी इतना डिफिकल्ट है, होकिदो। मुख्य द्वीपों की 50% धर्मादा भूमि पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में स्थित है। वहाँ पर भूकंप हर साल में बहुत बार आते जाते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ की वास्तुकला प्रभावित हुई है, क्योंकि भवनों का निर्माण भूकंपरोधी विधि द्वारा ही किया जाता है ताकि भूकंप से ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। जापानियों की संख्या अधिक है, जबहक आइनू और कोरियाई लोग अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पे इन सब की संख्या हद से ज़्यादा कम पाई जाती है। जापान में पशुपालन नहीं किया जाता है। चावल यहाँ की बुनियादी फसल मानी जाती है और मछली प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। ज़्यादातर मछली यहाँ पे खाई भी जाती है क्योंकि इसे काफ़ी सेहतमंद माना जाता है, और मछली और नॉनवेज तो सब खाते ही हैं। शगुन कौन थे? उन्होंने जापान के आधुनिकीकरण को कैसे संभव बनाया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप शोगुन बोलो तो भी ठीक है। अगर मेजी पुनर्स्थापन का पूछे या उसके पहले की घटना पूछे तो उसको ही बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो शोगुन है वो जापान को संबोधित करके बोला गया है। मेजी पुनर्स्थापन जापान में 1868 ईस्वी को हुई। इससे पहले 1603 से लेकर 1867 ईस्वी तक जापान का शासन केवल नाम मात्र का शासक रहा और वास्तविक सत्ता सैनिक सरदारों शोगुनों के हाथ में रही। शोगुनों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे जापान को तेजी से आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला। किसानों से हथियार ले लिए गए और अब सिर्फ समुराई जो कि योद्धा होते थे वही तलवार रख सकते थे, जिससे शांति और व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला।
देम्पो जो कि गवर्नर होते थे को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें स्वायत्तता दी गई, जिससे शांति बनाए रखने में बहुत ज़्यादा ही सफलता प्राप्त हुई। राजस्व को बढ़ाने के लिए सारी भूमि का सर्वेक्षण किया गया और उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण भी किया गया था। इससे भूमि कर से होने वाली आय भी बढ़ चुकी थी। चीन और भारत में साम्राज्यवादी देशों का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। जापान के लोग अपने आप को उपनिवेश बनने से बचाना चाहते थे, इसलिए ये ज़रूरी था कि जापान एक विकसित देश बने। जो भी विकसित कंट्रीज़ थी उनको उपनिवेश नहीं बनाया गया था और उसकी मजबूत सेना हो, जिसके लिए अर्थव्यवस्था का विकास आवश्यक था और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा था। प्रजा को नागरिकों के बदलना ज़रूरी था। इन सभी घटनाओं के कारण जापान को एक औद्योगिक देश बनने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प हुई थी, जिससे जापान का आधुनिकीकरण होने लगा था। मेजी पुनर्स्थापना किसे कहते हैं? मेजी काल में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर टिप्पणी करें। मेजी पुनर्स्थापना शोगुन जो कि तोकुगावा वंश का था को 1868 में एक आंदोलन द्वारा जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी के शासन को फिर से बहाल किया गया। इससे ही मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में सम्राट व्यवस्था को अपनाया गया, जिससे सम्राट, नौकरशाही और सेना एक साथ मिलकर शासन चलाती थी। नौकरशाही और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। सम्राट मेजी राजधानी को क्योटो से एदो ले गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नाम टोक्यो कर दिया गया। ठीक है। सम्राट मेजी ने जापान का आधुनिकीकरण भी किया था। जैसा कि इस चैप्टर में मैं आपको शुरू से बताते आई हूँ कि इसमें हम चीन और जापान के आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चीन किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करता है और जापान किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करता है। जापान ये तक भी चाहता था कि वो कभी किसी का उपनिवेश ना बने। आजकल अगर आप देखेंगे तो जापान भी एक विकसित देश है और चीन भी एक विकसित देश है। तो कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण किस प्रकार से जापान के अंतर्गत कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया था, इस सारे टॉपिक में आपको पूरा डिफाइन हो जाएगा। जापान में कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया। ओके, कृषि पर लगातार कर लगा के धन इकट्ठा किया। ओके, नए उद्योग खोले गए, इंडस्ट्री खोली गई, उद्योगों में कपड़े बनने लगे और अलग अलग चीज़ों का निर्माण होने लगा। मशीनें मंगवाई गई दूर दूर दराजों से, मज़दूरों को सिखाया गया और उनको विदेशी कारीगरों को भी बुलाया गया। इस प्रकार से जापान औद्योगिकरण के क्षेत्र में दुनिया का मशहूर देश बन गया था। शिक्षा का यदि हम आधुनिकीकरण पढ़ेंगे तो शिक्षा का आधुनिकीकरण भी किया। पश्चिमी शिक्षा को अपनाया गया था। जापान के अंतर्गत जापानी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा गया था। 1872 में अनिवार्य शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। सेना के आधुनिकीकरण की बात करें तो जापान के जो लोग थे वो समझ चुके थे कि एक मजबूत सेना एक कंट्री के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो उन्हें भी भारत की तरह ही गुलामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक आधुनिक सेना का निर्माण भी किया गया था। सभी लोगों को सेना में भर्ती होने का अवसर दिया गया था कि जिसको भी भर्ती होना है आके एडमिट ले सकते हो। 1872 में सैनिक सेवा सभी नागरिकों को लिए अनिवार्य कर दी गई थी। पर्यावरण पर प्रभाव, उद्योगों की संख्या और तेजी से होते विकास के कारण लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भी मांग बढ़ने लगी थी, जिससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। 1897 में संसद के निचले सदन में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक पहला आंदोलन भी छेड़ा गया था। उसमें लगभग 800 गाँव वासियों ने विरोध किया था और उसमें भाग भी लिया था। सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी किया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की ऐसी क्या स्थिति बन गई थी, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि जापान किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करते जा रहा है। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण जापान की औपनिवेशिक
कोशिश नाकाम हो गई। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। ये आपने पढ़ा होगा बहुत पहले से ही। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए थे, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई थी। एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था। एक का नाम लिटिल बॉय था और एक का नाम मुझे एक का नाम याद नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना इसका नाम। इसके बाद जापान ने हार मान ली थी। कई लोगों का मानना है कि जापान ने पहले ही हार मान ली थी, ऐसे में परमाणु बम गिराना अनावश्यक था। युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान की सेना को कम कर दिया था। नया संविधान लागू हुआ, जिसकी धारा 9 में सेना रखने की मनाही की गई थी। जंग के बाद पहली बार 1946 में चुनाव हुए, जिससे पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया था। जापानी अर्थव्यवस्था का भयंकर हार के बावजूद जिस तेज़ी से पुनर्निर्मित हुआ, जिस तेज़ी से उन्होंने अपने आप को वापस उठाया, उसे एक चमत्कार ही कह सकते हैं। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ, जिसके कारण सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक नज़दीकी रिश्ता कायम होने लगा था। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए, जिसमें अच्छी अर्थव्यवस्था के प्रतीक सामने आए। इसी साल 1964 में तेज गति वाली बुलेट ट्रेन का भी जाल भी शुरू हो चुका था। 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी। अब ये 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में चीन की क्या स्थिति थी? हम 19 शताब्दी की बात करेंगे। चीन का 19वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। पूर्वी एशिया पे, ओके। चीन राजवंश की सत्ता मजबूत और सुरक्षित जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान बिखरा हुआ लगता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के अंदर चीन अशांति के लपेट में आ गया था। औपनिवेशिक चुनौती का मुकाबला नहीं कर पाया। देश गृह युद्ध की चपेट में आ गया था। दूसरी तरफ जापान एक आधुनिक औद्योगिक देश के रूप में उभरा। उसने 1895 में ताइवान और 1910 में कोरिया को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफलता हासिल की। जापान ने 1894 में चीन और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को हराकर ये सिद्ध कर दिया कि जापान एक शक्तिशाली देश है। भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार। यदि किसी 3 देशों का नाम आता है तो वहाँ पर त्रिकोणीय व्यापार ज़रूर होगा। किस प्रकार से कच्चा माल कहीं और जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहीं और जाता है और प्रोड्यूस कहीं और होता है। इस प्रकार से व्यापार आजकल चल रहे हैं। ब्रिटेन चीन से चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था, परंतु पश्चिमी उत्पादों की चीन में मांग न होने के कारण इनका भुगतान भी करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत में अफीम की पैदावारी शुरू कर दी थी। किसकी? अफीम की। यह हिंदुस्तानी के कई भागों में आराम से उग जाती थी। इस प्रकार कंपनी चीन में अफीम बेचने के द्वारा चांदी कमाकर उस चांदी का उपयोग ब्रिटेन के लिए रेशम, चाय तथा चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी, क्योंकि ब्रिटेन हमको गुलाम बना रखा था। भारत को ब्रिटेन गुलाम बना रखा था। अब ब्रिटेन भारत से कुछ भी ले सकता है और कहीं भी उसको भेज सकता है, ओके। मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच उत्पादों का यह व्यवहार त्रिकोणीय व्यापार कहलाता है। अब इस वाले टॉपिक में अफीम आया है, तो अफीम वर्ड का यूज़ किया गया है जहाँ पर हमारे भारत में अफीम बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। अब अफीम युद्ध चीन का शासक अफीम के व्यापार के विरुद्ध था। जो अफीम युद्ध था वो चीन का शासक जो था वो उस व्यापार के विरुद्ध था। लेकिन अंग्रेज व्यापारी में बड़े पैमाने पर चोरी अफीम ला रहे थे। अफीम के व्यापार का चीन पर बहुत ज़्यादा ही बुरा प्रभाव पड़ा था। यूरोप वासियों ने चीन के लोगों को अफीम का सेवन करने की लत लगा दी थी।
किसने? यूरोप वासियों ने चीन के लोगों को लत लगवा दी थी। इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब नशा करेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो छोड़ेगा ही। 1839 ईस्वी में चीन के एक सरकारी अफसर ने जहाज़ों पर लदी अफ़ीम को पकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया। ओके, अतः ब्रिटेन ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध को अफ़ीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों में हारने के परिणामस्वरूप चीन वालों को बहुत सा धन अंग्रेज़ों को विरुद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। ओके, और साथ ही अपनी 5 बंदरगाहों को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलना पड़ा। चीन की सरकार को इस बात के लिए भी सहमत होना पड़ा कि इन बंदरगाहों में यदि कोई अंग्रेज अपराध करेगा तो उस पर मुकदमा चीन की नहीं बल्कि इंग्लैंड की अदालत में चलाया जाएगा। इस प्रकार से ब्रिटिश ने अपना दबदबा कायम कर रखा था भारत पर भी और चीन पर भी। चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ेंगे तो कान ही। इस प्रकार से ये आपका 11 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसकी आगे के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए पहले आप सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब के जाते हैं बहुत बेकार लगता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब तक के लिए बाय बाय।